नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार आज सुबह से ई मंथन कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें सीधा सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 2 साल में जो कामकाज हुए हैं, क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की रही हैं या फिर किन योजनाओं पर अभी काम चल रहा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और हर एक विभाग के मंत्रियों से हम बातचीत कर रहे हैं। 33 जिलों में लैब विकसित की, मास्क अनिवार्यता कानून बना, ये गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं जो सरकार के दावे और वादे। प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो 40,000 रुपए का इंजेक्शन फ्री भी किया गया। तो ये तमाम सारी चीजें जो लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं उनके पूरे किए हुए वादों को लेकर, या फिर जो भी घोषणा पत्र में वादे जनता के साथ किए गए थे, विकास की रफ्तार कैसी रही, 2 साल में क्या क्या हुआ, या फिर क्या कुछ उनका पक्ष है, ये लगातार सरकार के मंत्रियों से हम जान रहे हैं। और अब मेरे साथ लाइव सीधा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। और सबसे पहला मेरा सवाल यही, विपक्ष होने के नाते किस तरह से 2 साल के गहलोत सरकार के कार्यकाल को आप देख रहे हैं अरुण जी? देखिए, 1 साल में अगर मैं कहूँ, एक शब्द में, एक लाइन में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है जी। राजस्थान पूरा का पूरा भगवान के भरोसे चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी केवल एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं राजस्थान की स्थिति को। जब देश के सारे मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सब अपने घरों से निकल करके जनता की चिंता कर रहे हैं, कामों को बढ़ाने में लग रहे हैं, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले मार्च के बाद एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले, यहां तक कि ना जनता से मिलने के लिए निकले। और कल उनके सेवा दल का एक कार्यक्रम था, उसको भी वर्चुअल संबोधित किया। इस एक बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजस्थान किसके भरोसे और कैसे चल रहा है। हालत ये होती है कि राजस्थान में कोटा क्षेत्र में 1 साल में दूसरी बार फिर एक बार बच्चियों की मौत होती है, नवजातों की, और राजस्थान के ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना ये यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ की दुर्दशा को देखने के लिए नहीं जाते। इससे राजस्थान की कर्मशील और असंवेदनशील सरकार की आप पहचान निकल करके आ सकती है। केवल उपलब्धि अगर मैं कहूँ राजस्थान सरकार की कोई है तो उपलब्धि जाती है कि विभिन्न योजनाओं को बंद करने की। 2 साल में 24 महीने होते हैं और मोटे मोटे बड़ी बड़ी 21 योजनाओं को इस सरकार ने बंद करने का काम किया। कल ही 2 साल की वर्षगांठ पूरी हुई है और 2 साल की वर्षगांठ पूरे होने पर स्कूल के बच्चों को जो मुफ्त में दूध देने की योजना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की थी, उसको बंद करके एक बच्चों को तोहफा देने का काम इस सरकार ने किया। इसी सरकार की उपलब्धि हम कह सकते हैं कि उन्होंने भामाशाह योजना को बंद किया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को बंद किया, अन्नपूर्णा योजना को बंद किया, आयुष्मान योजना को चालू नहीं किया, गौरव पथ को बंद किया। ऐसे करते करते इनके द्वारा केवल कुछ हुआ है तो विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया। जनता के हित में कोई काम नहीं। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति की योजना पिछली भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, इस सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। एक तरह से ये सरकार बंद है, इसके पूरी तरह से विकास की योजना बंद है। इन पूरी तरह से हर मामले में सरकार पूरी तरह फेल है। ये एक रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का मैं कह सकता हूँ। ठीक है अरुण जी, लेकिन आप क्योंकि स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे हैं और कोरोना काल का भी इसमें जिक्र होना जरूरी है, और शिक्षा की आपने बात की, तो गहलोत सरकार ये कह रही है कि हमने 1 से लेकर 12वीं तक की जो छात्रा हैं उनकी पढ़ाई को फ्री किया। रोजगार की अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में युवाओं को रोजगार दिया गया है, चाहे वो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें। कोरोना काल की अगर बात करें तो भीलवाड़ा मॉडल का उदाहरण सरकार की ओर से लगातार दिया जाता रहा है, और यह भी कहा जाता रहा है कि इस मॉडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। और सबसे बड़ी बात यह है, आरोप यह है सरकार का कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि शुरुआत में विपक्ष की ओर से कहा गया था कि हम साथ में रहकर सरकार को चलाएंगे और जो वादे पूरे नहीं होंगे उन पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अरुण जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जी, जरा याद करें इस बात को कि पहली बार इस देश में बालिका शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को मुफ्त करने का काम किया तो भैरव सिंह जी के समय हुआ। फिर कॉलेज तक की शिक्षा को मुफ्त करने का काम किया तो वसुंधरा जी की सरकार के समय पहले कालखंड में हुआ। स्कूल की शिक्षा को मुफ्त और नीचे तक लागू करने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। आज किस बात का? केवल भारतीय जनता पार्टी के समय की चालू की योजनाओं को आज इंदिरा जी के नाम पर या राजीव गांधी के नाम पर चला करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को संतुष्ट करना, यहां तक कि उनकी स्थिति है। कोरोना की हालत है कि उस कोरोना की जिसकी बात वो करते हैं कि भीलवाड़ा मॉडल, उस भीलवाड़ा मॉडल के हालत यह है कि अजमेर का व्यक्ति अगर कोरोना होता है तो अजमेर का व्यक्ति जयपुर आता है इलाज कराने के लिए, यहाँ के RUHS में जाकर के या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। अजमेर कोटा का व्यक्ति जाता है तो उसके लिए भी उसको जयपुर के आने की स्थिति बनती है। उदयपुर का व्यक्ति अहमदाबाद जाता है, भरतपुर का व्यक्ति आगरा जाता है
और जोधपुर का व्यक्ति एम्स में इलाज कराता है, राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में नहीं कराता। खुद चिकित्सा मंत्री भी इन 9 महीनों में एक बार भी आरयूएचएस या सरकारी अस्पताल में जाकर के निरीक्षण करने नहीं गए, यहां तक कि उनके स्वयं के जिले तक में नहीं गए। गए भी तो तब हो गए जब वो संक्रमित हो गए और उस संक्रमण को लेकर के उस सरकारी अस्पताल में जाकर मरीजों को और अपने साथ चलने वाले डॉक्टरों को संक्रमित करने का काम किया, जो कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ था। आज हालत यह है कि कोरोना को मरीजों को जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के द्वारा उनके इलाज के लिए 10 दवाइयां प्रेस्क्राइब की जाती हैं, तो उनमें से 2 या 3 दवाई लगाई जाती है। उन 2 दवाई के अलावा उसका जब इलाज पूरी तरह मरीज हल्ला करता है तब भी उसकी चिंता नहीं होती। जिसमें कोरोना में आज सीटी मशीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि चेस्ट का एक्सरे किया जाए और इन्फेक्शन लेवल कितना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान के सबसे बड़े एकमात्र सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय में ये सीटी की मशीन तक नहीं है, जिसको पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड कहा गया है। इस स्थिति में भी अगर गहलोत जी और उनकी सरकार के मंत्री अपनी स्वयं की पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा प्रबंधन किया है, तो इसके लिए तो मैं केवल उनको भगवान से कहूंगा कि सद्बुद्धि दे और उनको शांति प्रदान करे कि इस दुर्गति को राजस्थान में लाने के बाद भी अगर वो श्रेय लेने का काम कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, लेकिन चिकित्सा मंत्री की ओर से साफ तौर पर सर ये कहा जा रहा है, चाहे हम प्लाज्मा की बात करें या फिर उस 40,000 रुपए के इंजेक्शन की बात करें जो एक गरीब आदमी नहीं लगवा सकता, उसको हमने फ्री किया। दूसरा, मोबाइल वैन हमने चलाई है ताकि जगह जगह जाकर लोगों की टेस्टिंग हो सके। और कोरोना टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये भी वो कह रहे हैं कि हम इसको 1 लाख तक पहुंचाएंगे। अभी 60,000 के आसपास रोजाना टेस्टिंग भी हो रही है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर शुरुआत से ही गहलोत सरकार एक ऐसी सरकार रही, पूरे देश में राजस्थान की सरकार रही जिसने सबसे जल्दी नियंत्रण किया, और उन 4 दवाइयों का भी वो जिक्र कर रहे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो रही थी। अरुण जी, ये तो मुझे तो नहीं पता खुद चिकित्सा मंत्री जी ने वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया था क्या। अगर वो लेते तो संक्रमित नहीं होते, वो स्वयं ही संक्रमित हो जाते, पहले खुद तो ले लेते दूसरों की बात करते। और जब वो दूसरी बात वो कहते हैं कि हम सबको इस संक्रमण को कम करने की बात की है, संक्रमण को या टेस्टिंग को बढ़ाने की बात तो तब होती है, नंबर को कम करने की जब आप टेस्टिंग कर रहे होते जी। आज राजस्थान की सरकार 60,000 तो बहुत बड़ी बात है, वो 60 भी टेस्टिंग अपने स्वयं की प्रेरणा से नहीं कर रहे। आज हालत यह है कि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके परिवार के बाकी लोग जाकर टेस्ट कराते हैं और उसको अपनी टेस्टिंग कराने की स्थिति में लाकर कर रहे हैं। यहां तो स्थिति यहां तक है कि शुरुआत में जयपुर का वो क्षेत्र, रामगंज के क्षेत्र, जहां एक विशेष समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, क्योंकि वो समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा देश लॉकडाउन में था, लेकिन उसके बाद भी वहां उस परकोटे के अंदर लोग खुलेआम घूमते थे। डर इस बात का था कि एक समाज विशेष के लोग हमसे नाराज नहीं हो, इस कारण टेस्टिंग करने का काम नहीं करते थे। जो सरकार मरीज के इलाज में इंतजार नहीं करती, जो सरकार खाद्य सामग्री के वितरण में आज लोगों के रंग को देख करके सामग्री बांटने का काम करती हो, जो सरकार आज भी इन 9 महीने के कालखंड के बाद भी घर घर में सैनिटाइजेशन का काम नहीं कर सकती, वो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। किस मुंह से कहते हैं कि हमने कोरोना का नियंत्रण करने का काम किया है। मैं बड़े मन की बात करूंगा प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उस कोरोना के संक्रमण में उनको सबकी पीठ थपथपा करके सबको इस लड़ाई में लगाना था, और पूरी तरह से केंद्र की सरकार ने राजस्थान को वेंटिलेटर फ्री देने का काम किया, राजस्थान को दवाइयां फ्री देने का काम किया, राजस्थान को N95 से लेकर के ट्रिपल लेयर मास्क तक फ्री देने का काम किया, दवाइयां फ्री देने का काम किया, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को तैयार करने के लिए पैसा दिया, खाद्य सामग्री सारी केंद्र के द्वारा भेजी गई, और उसके बाद भी सरकार उनका ढंग तरह से नियोजन नहीं कर पाई। तो पूरी तरह से राजस्थान की सरकार का फेलियर है। लेकिन साफ तौर पर केंद्र के ऊपर यह आरोप है प्रदेश की सरकार का कि अगर आर्थिक तौर पर हम देखें तो केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पाई है, चाहे वो जीएसटी के पैसे की हम बात करें या बाकी योजनाओं में साझेदारी की हम बात करें। देखिए, हर बात में केवल एक उपलब्धि जरूर गहलोत साहब की मैं कह सकता हूं, रोज सुबह उठ करके एक पत्थर उठा करके मोदी जी पर मारना, एक आरोप रोजाना मोदी जी के ऊपर मरना और घर में आराम से बैठे रहना, केवल एक उपलब्धि हो सकती है। केंद्र की सरकार ने जो शेयर राजस्थान का बनता पूरा शेयर देने की बात की। आज केंद्र की सरकार ने कहा है कि बाजरे का मूल्य, जो समर्थन मूल्य तय किया है 2150 रुपए किसानों के लिए एमएसपी तय की है, राजस्थान में वो 1250 रुपए में बिक रहा है। राजस्थान की सरकार के हाथ किसने बांधे थे कि आप केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिख करके इसके ऊपर अपनी तरफ से लिखिए कि हमारा ये अपने सहमति बनकर भेजिए, जिससे कि केंद्र की सरकार आपको पैसा भेजे। किसान माल मंडी में लेकर के भेजा है, आपकी सरकार खरीद नहीं रही, केंद्र पैसा देने को तैयार है। आयुष भारत के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमने योजना लागू की है जिसमें गरीब का 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है।
और उसका 70% पैसा केंद्र की सरकार देगी, उसके ऊपर भी राजस्थान की सरकार सहमति नहीं दे सकती। और आप कह रहे हो हर बात के लिए केंद्र का करने की बात, कम से कम आपको अपने घर को संभालने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आज हालत यह है कि आप हर चीज को केंद्र से आशा करते हो, केंद्र के ऊपर आपका जितना अधिकार है वो पूरा पैसा केंद्र दे रहा है। यहां तो स्थिति है कि 2 साल में जो काम आपको करने थे, आपको ये करना था कि आप यहां राज्य वित्त आयोग का गठन करना था, जिस वित्त आयोग की अनुशंसाओं के ऊपर हमारे पंचायतों के ऊपर सरकार का सहयोग जाता है, नगर निकायों में जाता है, विभिन्न विभागों को पैसे का आवंटन होता है। 2 साल पूरे हो गए और इस 2 साल में राज्य की सरकार ने, जो अपने आप को संवेदनशील कहती है, कर्मशील कहती है, ऐसी निष्क्रिय सरकार ने इस राज्य वित्त आयोग तक का गठन करने का काम नहीं किया। लेकिन साफ तौर पर प्रदेश की सरकार तो अरुण जी ये कह रही है कि जिन आर्थिक स्थितियों में सत्ता संभाली थी राजस्थान की गहलोत सरकार ने, उन्हीं आर्थिक स्थितियों से पार पाते हुए एक मजबूत सरकार 2 साल में प्रदेश को दी और विकास के उन ऊंचाइयों को भी छुआ है जो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में। मुझे लगता है कि आप वो बात कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा दे और उसी को कहा जाए कि तू परीक्षण कर। आज राजस्थान की सरकार को स्वयं अपने आप को अंक दे रही है और अपने को कहती है मैं डिस्टिंक्शन के पास हो रहे हैं। अगर ये जनता के सामने रखा जाए, परीक्षा बना सके जनता, मुझे लगता है कि इसको 0 अंक से देने का काम करेगी। किसी भी क्षेत्र में सरकार सफल नहीं हुई और पूरी तरह से निष्क्रिय सरकार है। और मैं अगर बहुत कड़े शब्दों में कहूं तो निकम्मी सरकार है सरकार, जो आज हर वर्ग में कानून व्यवस्था नहीं, महिला सुरक्षा की हालत आपके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है, दलितों के ऊपर पीड़ित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं को, और आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक तरफ से आपने 2 साल में बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत नहीं की और दूसरी तरफ उसी बेरोजगार युवा के 35,000 पदों को समाप्त करने का और पंचायत सहायकों को जो पैसा मिलने की बात थी उसको भी देने का काम किया। सफाई कर्मचारियों की एक तरफ नियुक्ति नहीं करते और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों के जो निगम और परिषदों में काम कर रहे हैं, स्थानीय निकायों में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह उनको समय पर नहीं मिलती और फिर भी सरकार अपने आप की पीठ सौंपती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। समय आने पर राजस्थान की जनता इसका निर्णय भी करेगी, परीक्षण भी करेगी, परिणाम देगी और इस सरकार को फेल करते हुए यहाँ से विदा करने का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने बेरोजगारी का जिक्र किया है तो इस पर मेरा सवाल यह है कि बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी भत्ते की बात यहां पर सरकार की ओर से की जा रही है और साथ ही अलग अलग सेक्टर्स में युवाओं को नौकरी मिली, इस बात का भी दावा है और साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी युवाओं को नौकरी यहां पर दी गई है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आज स्थिति है कि जिन आपने नर्सिंग स्टाफ की नौकरियां जो 18 में शुरू हो गई थी जी, उनको 2022 तक पूरे नहीं कर पा रहे। आप केवल घोषणा करते हैं कि इतने पद रिक्त हुए हैं। आज के अखबार में मैं देख रहा था कि नियुक्तियां हुई हैं जिनको बहुत बढ़ चढ़कर बताया गया, जिनको उन्होंने कहा कि हम पद क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कुल मिलाकर के 104 हैं। ये 7.5 करोड़ के देश में लगभग 50% युवा, उस युवा को 104 की नियुक्तियों की घोषणा मात्र है, देने की बात नहीं है। उसके बाद भी आज डॉक्टर्स घूम रहे हैं कि हमारे पास डिग्री, हमें काम दीजिए। कोरोना में डॉक्टर्स की कमी है, कोरोना में आज वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले नर्सिंग कर्मियों की कमी है। ना तो आप नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर पा रहे हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति कर पा रहे हैं और फिर भी कहते हैं हमने रोजगार दिया। दूसरी तरफ 35,000 पदों को समाप्त करने का काम जरूर सरकार ने किया। ठीक है सर, आपने अपराध की बात की थी, इस पर भी मेरा सवाल ये है, बेरोजगार भत्ते की हालत है कि जी अपनी बात पूरी करिए सर। मैं कह रहा हूं बेरोजगारी भत्ते की आपने कहा कि आप एक बार पूछ लें, एक भी बेरोजगार युवा को इन्होंने घोषणा की थी हम 3,500 रुपए प्रति माह देंगे। अगर एक व्यक्ति को भी इन्होंने भेजा हो, बैंक में पहुंचाओ, ट्रांसफर किया हो, मैं वो बात नहीं करता कि राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन ये तो उसका 15% भी पहुंचने का बता दें तब भी मान लें कि इन्होंने कोई काम किया है। लेकिन या तो मनरेगा के तहत मजदूरी देने का भी दावा है सर। मनरेगा का रिकॉर्ड पिछली राजस्थान की भाजपा सरकार के समय था और मनरेगा का पैसा सारा राजस्थान की केंद्र की सरकार से आता है। मनरेगा को कोरोना के कालखंड में नरेंद्र मोदी ने उसके बजट को जितना था उससे 3 गुना बढ़ा कर काम किया और सारे देश के लिए किया। उसका भी राजस्थान की सरकार पूरी तरह नियोजन नहीं कर पाई। उनको एक डाटा को पूरी तरह से लिंक करना था जॉब और प्रोफेशन के साथ, उस प्रोफेशन के साथ लिंक नहीं करने के कारण से बड़े पैमाने पर जो प्रवासी राजस्थानी कोरोना में अपने घर पर वापस लौटे वो आज भी काम के लिए भटक रहे हैं। राजस्थान की सरकार उनके नियोजन के लिए कोई भी योजना नहीं बना पाई। ठीक है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य की हम बात करें या फिर बेरोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, हर एक मुद्दे पर आपने जवाब दिया। अपराध की आप बात कर रहे थे, अपराध को लेकर मेरा सवाल यह है कि महिला अपराध को लेकर खासतौर पर यह दावा है सरकार का कि हमने काम किया है,
100 नंबर के पैरेलल 112 नंबर चालू किया गया ताकि तुरंत उस पर एक्शन भी हो, पुलिस पहुंचे और किसी भी तरह का कोई अपराध होता है उस पर तुरंत लगाम लगे। महिला अपराध को लेकर खास तौर पर इस पर जोर मैनिफेस्टो में भी दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि इस पर काम हुआ या फिर नहीं हुआ? ये तो राजस्थान की सरकार की जो बदनुमा दीवार है, उस दीवार के ऊपर रोजाना एक धब्बा लगता है। रोजाना कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले, उन बच्चियों की हत्या और अपहरण के मामले, और राजस्थान आज महिला उत्पीड़न के मामले में, मेरा कहना नहीं है, भाजपा का आरोप नहीं है, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो डाटा, राजस्थान आज महिला उत्पीड़न देश भर में तीसरे के राज्य में गया है। कई स्थानों पर बिहार और यूपी से आगे पहुंच चुका है। कितने नंबर देंगे सर 2 साल में सरकार के कार्यकाल को? लगता है जिस परीक्षार्थी ने कोई एक भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया हो, उसको, मैं तो पढ़ाने काम करता हूँ इसलिए उस परीक्षा को मैंने तो 0 ही अंक दिए हैं, उसको 10 अंक की भी स्थिति नहीं है। बहुत शुक्रिया अरुण इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातों को रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जुड़े। उन्होंने हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी और ये बताया कि आखिर किस तरीके से नाकामी रही, लेकिन हर एक उस सेक्टर की जो नाकामी बता रहे थे। सरकार का ये दावा है कि हर उस सेक्टर में हमने काम किया, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, महिला अपराधों की बात करें, तमाम अलग अलग सेक्टर्स में काम किया गया है। और कोरोना काल के दौरान जिन परिस्थितियों में सरकार ने ऊपर उठकर काम किया, उस बात पर खासा जोर इस बार सरकार का है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है। अगले 3 सालों में क्या कुछ होगा यह भी सरकार के मंत्री बता रहे हैं। और लगातार इस ई मंथन के जरिए हम हर मंत्री से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके विभाग में क्या कुछ काम हुए हैं या फिर किन स्थिति में उनका विभाग है, क्या कुछ आगे रोड मैप उनका तैयार हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम रद्द हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी, अदालत ने फिर से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फैसले के बिंदुओं के मुताबिक अब परीक्षा का परिणाम जारी होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर से आपको रूबरू हम करवा दें। अब आरपीएससी रिवीजन बेंच में अपील करेगी इस मामले को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। अदालत ने फिर से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। ध्वज, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए पराग, जैसा कि आज ये माना जा रहा था कि हाईकोर्ट में सुनवाई जो आज होनी है आरएएस भर्ती 2018 की जो परीक्षा थी उसके रिजल्ट को लेकर जो आज सुनवाई हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि इस पर फिर जो है आ सकता है। एक बड़ा जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, बड़ा फैसला दिया है। 2018 का जो परीक्षा परिणाम आरपीएससी ने जारी किया था उसे पूरी तरीके से अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो परिणाम है दोबारा से जो है जारी किया जाए, और उसके साथ साथ जो आरपीएससी है न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स जारी करते हुए इसे पूरी तरीके से दोबारा से जारी करें। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कम से कम 2 गुना जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और तमाम तरीके की जितने भी जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के हिसाब से जो है परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। राजेश कुमार पिपलोदा और अन्य की याचिका पर ये सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने ये पूरा फैसला सुनाया है। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है तरीके से जो आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर जो लगातार जो चर्चाएं थी कि जिस तरीके से जो ये मामला पूरा हाईकोर्ट में चल रहा है, तो हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आरपीएससी को राहत मिलेगी, लेकिन जो याचिका करता है उनको राहत दी गई है, पूरी तरीके से उनकी बात को सुना गया है और ये जो परिणाम था इसको रद्द कर दिया गया है। जी, तो क्या अब आरपीएससी ऊपर जाने की तैयारी में है, क्या कुछ रुक रहेगा? देखिए निश्चित तौर पर जो आरपीएससी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने जब उनसे हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आरपीएससी अब आगे भी जाएगी और इसकी अपील करेगी इस फैसले के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला सुनाया है कि जो कैटेगरीज जो रखी गई थी, कैटेगरीज को ध्यान में रखकर ये जो परिणाम जारी नहीं किया गया था, तो उसको लेकर जो पूरी तरीके से एक बड़ा फैसला ये माना जा सकता है जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है।
और अब जो है आरपीएससी आगे अपील करेगी। तो कहीं ना कहीं 2018 की जो भर्ती थी वो फिलहाल अभी जो है कुछ समय के लिए फिर से एक बार जो लटकती नजर आ रही है। चूंकि दोबारा से अगर अपील करती है आरपीएससी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा समय लगेगा इसका परिणाम आने में, क्योंकि अपील के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ही जो अभ्यर्थी हैं जो इस पूरी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जी ध्वज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। परीक्षा है उस पर रोक लगी है हाईकोर्ट ने, और आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम दोबारा से जारी हो इस संबंध में आदेश भी दिए हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के आरोप लगा है, छात्राओं ने अश्लील हरकतों के आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी को दे रहे हैं नीम राणा से। फेल करने की धमकी देकर दबाव भी छात्राओं के ऊपर डाला गया है, इस तरह का आरोप है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, फेल करने की धमकी देकर। व्याख्याता राजकुमार यादव पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोकेश भारद्वाज हैं संवाददाता, अधिक जानकारी के साथ। लोकेश, क्या है मामला? बिल्कुल मैं बताता हूँ। जो आप बता रहे हो कि व्याख्याता राजकुमार यादव के ऊपर, राजकुमार यादव तो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं जो जांच पे गए थे, जिनके सामने व्याख्याता जो राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता थे देव प्रकाश, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी जी जी। और ये कि 1 साल से मामला चल रहा बताया। अभी संभागीय आयुक्त साहब ने जो चला रखा निरीक्षण ने राजकुमार यादव सामने व्याख्याता देव प्रकाश के पत्र लगाए। चले, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर ई-मंथन लगातार